नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम अगस्त 2022 में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहली बात देश के 14वें उपराष्ट्रपति के बारे में है। हाल ही में अगस्त 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए और जिसमें जगदीप धनखड़ जी को भारत का 14वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कब हुए हैं? हमने बात की 6 अगस्त 2022 को, और ये भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए 16वें चुनाव हैं। 16वें चुनाव हैं भारत के उपराष्ट्रपति के लिए, और इसी चुनाव का जो परिणाम आया उसमें 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ जी। एक बात यहाँ पर यह समझनी की है कि ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 16वां था। तो इस अंतर का कारण क्या है? तो देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और देश के 12वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी लगातार दो कार्यकालों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, और इसीलिए ये अंतर आ रहा है। अब अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दल के उम्मीदवार कौन थी, तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा, और इन्हीं को हराकर जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। कुछ और बातें जान लेते हैं जगदीप धनखड़ जी के बारे में। जैसे जगदीप धनखड़ जी का जन्म कहाँ हुआ है? राजस्थान में 18 मई 1951 में, और ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। जाट समुदाय के नेता रहे हैं, और इस नियुक्ति से पूर्व पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रहे हैं 2019 से अभी तक, नियुक्ति तक, यानी भारत के उपराष्ट्रपति बनने तक। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम ये जानें कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी की नियुक्ति हुई है। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी हर घर जल योजना से संबंधित है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व जिले की घोषणा की गई है, और इसी के कारण हर घर जल योजना चर्चा में रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा है। वहीं देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली व दमन दीव है। वहीं देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है। हमारी एग्जाम में ये तथ्य पूछे जा सकते हैं कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन है, तो गोवा होगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर नगर हवेली व दमन दीव। वहीं देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। एमपीपीएससी की दृष्टि से ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम हर घर जल योजना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा में रहा है। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन चलाया गया था। जल जीवन मिशन, इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। अब इस योजना जो ये मिशन था जल जीवन मिशन, तो इस मिशन की पूर्ति हेतु सरकार ने 2019-20 के बजट में हर घर जल योजना प्रारंभ की। उद्देश्य था जल जीवन मिशन को पूर्ण करना, और हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या था कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, और लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2024 तक 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी, और इसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति की बात कही गई थी। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है जल जीवन मिशन के बारे में, हर घर जल योजना के बारे में। ये ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन के एक हिस्से के रूप में हर घर जल योजना प्रारंभ की गई है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय। कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे? 2024 तक। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात बिहार राज्य में सत्ता परिवर्तन से संबंधित है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली है, और इसीलिए बिहार राज्य चर्चा में रहा है। एक बात हमें ध्यान रखना है कि बिहार राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243।
अभी हम बात कर रहे थे कि बिहार राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नवंबर 2020 में बिहार राज्य में जनता दल यूनाइटेड व भाजपा के गठबंधन की सरकार बनी थी, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। लेकिन हाल ही में अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने महागठबंधन की सरकार बनाई है। नेतृत्व नीतीश कुमार का ही है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी पार्टी से है। तो ये बातें ध्यान रखनी कि अगर पूछा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ किसने ली, नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं और अगली बात देखते हैं। अगली बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित किए गए 21 फर्जी विश्वविद्यालयों से संबंधित है। हाल ही में यूजीसी ने देश के विभिन्न भागों में संचालित 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। कब? 25 अगस्त 2022 को। विगत वर्षों में भी यूजीसी द्वारा ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची समय समय पर जारी की जाती रही है। अब फर्जी विश्वविद्यालय से तात्पर्य है कि ये विश्वविद्यालय विधिवत स्थापित नहीं है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके अनुसार ये स्थापित नहीं है। अब 21 विश्वविद्यालयों में 8 विश्वविद्यालय दिल्ली के हैं, 2 पश्चिम बंगाल के हैं, यूपी के 4 विश्वविद्यालय हैं, उड़ीसा के 2 विश्वविद्यालय हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के एक एक विश्वविद्यालय हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, तो ध्यान रखना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस ले लिया गया। कब की बात है ये? 3 अगस्त 2022 की बात है। अब दिसंबर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था, लोकसभा में इसे पेश किया गया था। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का उद्देश्य था कि लोगों के निजी डाटा के कंपनियों एवं सरकार द्वारा उपयोग का विनियमन करना, यानी लोगों का जो निजी डाटा है उसके विनियमन की बात करता है सरकार द्वारा। अब केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि इसका विरोध हो रहा था विपक्षी दलों द्वारा और आईटी सेक्टर द्वारा भी इसका विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था इसका विरोध? यह बिल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसा विपक्षी दल की मान्यता है। राष्ट्रीय सुरक्षा व अन्य कारणों का हवाला देते हुए सरकार लोगों के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंचने का व्यापक अधिकार हासिल कर लेगी इस बिल की सहायता से, जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब आगे क्या होगा? सरकार ने क्योंकि इसको वापस ले लिया है, तो अब सरकार नए सिरे से विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर संसद में प्रस्तुत करेगी इसे। तो अगर पूछा जाएगा हाल ही में किस बिल को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, उसका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। कब ये लोकसभा में पारित हुआ था? तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात लंपी वायरस से संबंधित है। लंपी वायरस, लंपी स्किन डिसीज वायरस है ये। अब ये किसको प्रभावित करता है? ये दुधारू जानवरों को प्रभावित करता है, यानी दुधारू जानवरों के लिए घातक है, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि। अब इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में ये लंपी स्किन डिसीज वायरस देखा गया है। अब इस रोग से जो ग्रसित जानवर हैं उनकी खाल पर बड़ी बड़ी गांठें दिखने लगती हैं और इसीलिए इसको गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मच्छरों और मक्खियों के काटने से जानवरों में फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं कि बुखार आना, आंखों और नाक से तरल पदार्थ का निकलना, मुंह से लार टपकना, शरीर पर छाले पड़ना, ये सब है। तो अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि लंपी वायरस से प्रभावित जीव कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि दुधारू जानवर, ठीक है। तो ये बातें हैं। गांठदार त्वचा रोग भी इसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं, जैसा कि हमने बात की कि अगर इस रोग से कोई ग्रसित जानवर है तो उसकी खाल पर बड़ी बड़ी गांठें निकल आती हैं, एकदम घाव जैसा घाव निकल आते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, बुखार आ जाती है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो क्या एक चीज़ और यहाँ पर पूछी जा सकती है, क्या लंपी स्किन डिसीज जो वायरस है क्या नया है? तो ऐसा नहीं है। लंपी स्किन डिसीज वायरस को पहली बार 1929 में
कहाँ देखा गया था? जाम्बिया में देखा गया था, एक महामारी के रूप में। तो ये नया नहीं है, पहले भी ये वायरस था। अभी ये भारत में प्रभावी हुआ है और इससे बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो गई और इसीलिए चर्चा में रहा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में है। हाल ही में क्या हुआ है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय चर्चा में रहा? तो हाल ही में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि वडोदरा गुजरात में है, इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने वाला विधेयक लाया गया और संसद के दोनों सदनों में इसे स्वीकृति मिल गई। और विधेयक का नाम क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। ठीक। अब ये गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है, क्या इसका अर्थ है? तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार गति शक्ति विश्वविद्यालय से आशय है कि यह रेलवे सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय संस्थान होगा। इसमें परिवहन के क्षेत्र में हो रहे सभी आधुनिक विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इस दिशा में निरंतर प्रशिक्षण व अनुसंधान की व्यवस्था की जाएगी। अब इसे अत्याधुनिक बनाने, विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में अमेरिका के MIT कॉलेज के साथ समझौता किया है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में। तो किस विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया है और इसके लिए विधेयक लाया गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय का क्या मतलब है? ये संपूर्ण परिवहन क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय संस्थान होगा। क्या होगा यहाँ पर? जो भी आधुनिक विकास कार्य हैं परिवहन के क्षेत्र में, इनके प्रति जागरूक बनाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, रिसर्च की जाएगी। तो इससे संबंधित है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम पोर्टल की शुरुआत की गई है। क्या ये किससे संबंधित है? तो यह पौधों की जानकारी संबंधित वर्चुअल पोर्टल है। इसकी स्थापना की गई है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसी के द्वारा इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम की स्थापना की गई है। क्या उद्देश्य है इसका? तो यह देश की वनस्पतियों की जानकारी संबंधित सबसे बड़ा डाटाबेस है। यानी यहाँ पर जानकारी है, लगभग 2 लाख से अधिक पौधों की जानकारी इस डाटाबेस में संग्रहित की गई है। और जैसा कि हमने बात की कि इसका विकास भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि पौधों की जानकारी संबंधित पोर्टल है, विकास किसने किया है। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात नोएडा के ट्विन टावर से संबंधित है। हाल ही में ये नोएडा का ट्विन टावर क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि अवैध तरीके से निर्मित ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विस्फोट लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये कब की बात है? 28 अगस्त 2022 की बात है। ट्विन टावर्स में 2 टावर आते हैं। एक तो है एपेक्स टावर, ये 32 मंजिला इमारत है। वहीं दूसरा है सेयान टावर्स, ये 29 मंजिला इमारत है और इन्हीं 2 टावरों को नाम दिया गया ट्विन टावर्स। और हाल ही में हमने बात की क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विस्फोट लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनका जो निर्माण था वो नियम विरुद्ध था। इनका निर्माण किया गया सुपरटेक बिल्डर्स द्वारा। अब नियम विरुद्ध कैसे था उसका एक उदाहरण समझते हैं। जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार ये अनिवार्य है कि दोनों टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ये 2 टावर इनके बीच की दूरी 9 मीटर थी। तो ये एक उदाहरण है नियम विरुद्ध या अवैध तरीके से निर्माण का, और इसी कारण से इन दोनों टावरों को विस्फोट लगाकर ध्वस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये बात ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा ट्विन टावर्स के बारे में। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी भारत में रामसर स्थल के बारे में है। भारत में अब 75 रामसर स्थल हो गए हैं। अब इसी के बारे में हम जानकारी जान लेते हैं।
ये रामसर स्थल भारत में अगस्त 2022 की स्थिति तक है। कितने? 75 रामसर स्थल। तो हम जान लेते हैं कि किन किन राज्यों में कितने रामसर स्थल हैं। मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल के बारे में पहले हम मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो रामसर एक ईरान का एक शहर है। रामसर स्थल का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, जिन्हें वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि, जिसका नाम है आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। तो रामसर स्थल का क्या मतलब है? ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं। और जैसा कि हमने बताया कि रामसर ईरान का एक स्थल है। तो क्या रामसर संधि का हिस्सा भारत है? बिल्कुल है। भारत 1982 से रामसर संधि का एक हिस्सा है। 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर किया और 1982 से 2013 तक भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या थी वो कितनी थी? 26 थी। और अगर 2014 से 2022 की बात करें तो अभी 2022 तक बात करें तो अभी हमने कहा कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 75 हैं। ठीक। केवल 2022 में ही 19 रामसर स्थल बनाए गए हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि किन राज्यों में कौन कौन से वो रामसर स्थल हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह कि हम 2022 में जो रामसर स्थल बने उन्हें देख लेते हैं। आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में आपको ये 4 रामसर स्थल दिख रहे हैं। हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमपी में कितने रामसर स्थल हैं। ठीक है। या कि कोई रामसर स्थल नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका संबंध किस राज्य से है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिस्ट है तो यहाँ पर ये पूरे 75 रामसर स्थल बताए गए हैं। ठीक है। ये 75 रामसर स्थल बताए गए हैं। इनकी डेट भी बताई गई है। आप यहाँ 2022 से जो भी रामसर स्थल उनको पढ़ सकते हैं। जैसे सांख्या सागर। अब सांख्या सागर कहाँ है? ये एमपी का रामसर स्थल है। 2022 में ये रामसर स्थल बना। ऐसे ही जैसे 57 है। आप अगर यहाँ पर देखें कि एमपी में कौन कौन से हैं तो एमपी में यहाँ पर आप देखेंगे कि 57 है। और 10 में आप इधर देखेंगे तो 10 में भोज वेटलैंड, ये भी एमपी का है। ऐसे ही आप यहाँ पर जो नाम दिए हैं ऐसे ही 59 आप देखेंगे एमपी का ही है वो। तो 59 में यशवंत सागर। ठीक है। एक और नीचे लिस्ट दी गई है कि कौन से राज्य में कौन सा, जैसे आंध्र प्रदेश में रामसर साइट कौन सी है? कोलेरू। असम में दीपोर बिल रामसर साइट है। बिहार में काबरताल है। गोवा में नंदा लेक है। तो ये रामसर साइट्स हैं। ऐसे ही आप जाएंगे आगे तो आपको ऐसे ही सभी राज्यों का ये डिटेल यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस में है? तमिलनाडु राज्य में है। कितनी है? तमिलनाडु में रामसर साइट्स 14 हैं। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सेकंड नंबर पर यूपी है। यूपी में 10 रामसर साइट्स हैं और एमपी में 4 रामसर साइट्स हैं। ये आप देखेंगे पूरी लिस्ट है। ठीक है। ये कब रामसर साइट्स बनी है? 2022 में आप देखेंगे 3 बनी है। एक तो जो भोज वेटलैंड है 2002 में थी। 2022 में 3 बनी है, सांख्य सागर, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर। ये इनका एरिया इधर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की ये जैसे हमने बात की कि 4 साइट जो है रामसर साइट्स हैं। वहीं हमने ये कहा कि तमिलनाडु में ये आप देखेंगे कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। कितनी हैं? 14 रामसर साइट्स हैं। और वहीं यूपी में हमने कहा 10, ये आप काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये यूपी में 10 हैं। पूरी 75 की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो एक बार इनको देख लेना है, समझ लेना है। हो सकता है कम से कम 2022 में जो साइट्स रामसर साइट्स बनी हैं उनको तो ज़रूर पढ़ लेना है। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये वाली आप लिस्ट देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2022 ये हमने जो यहाँ पर दिखाया है कि ये यहाँ से 2022 इतना, और इनका जो डिटेल है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना के उद्घाटन से संबंधित है। हाल ही में 23 अगस्त 2022 को पराग्वे के एसेंसियोन, जो कि पराग्वे की राजधानी है, उसमें भारतीय दूतावास का औपचारिक उद्घाटन किया गया। पराग्वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है और इसकी राजधानी क्या है? एसेंसियोन।
ये पूछा जा सकता है, सही मिलाओ जोड़ी में ये आ सकता है। ठीक है, तो पराग्वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है और इसकी राजधानी जैसे हमने कहा एसेंसियोन, और एसेंसियोन में ही भारतीय दूतावास की स्थापना की गई है। कुछ और बातें जान लेते हैं। पराग्वे के साथ भारत के राजनयिक संबंध 60 वर्ष पुराने हैं, लेकिन वहाँ भारतीय दूतावास की स्थापना जैसा कि हमने कहा कि जनवरी 2022 में हुई थी, लेकिन उसका अभी औपचारिक उद्घाटन हुआ है 23 अगस्त 2022 को। ठीक है, हमारे विदेश मंत्री गए थे एस जयशंकर, उनकी उपस्थिति में ये औपचारिक उद्घाटन हुआ है। अब इससे पहले भारतीय दूतावास का संचालन कहाँ से होता, तो अर्जेंटीना के ब्यूना आयर्स में जो हमारा भारतीय दूतावास है वहाँ से पराग्वे का भी प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। तो अभी चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना की गई है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मालदीव देश से संबंधित है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की भारत यात्रा हुई है। कब? 1 से 4 अगस्त 2022 को। तो ध्यान रखना है, इब्राहिम मोहम्मद सोली मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, और इनकी भारत यात्रा हुई अगस्त 2022 में। क्या क्या बातें महत्वपूर्ण रही इनकी यात्रा से संबंधित, तो आधारिक संरचना परियोजना के लिए $10 करोड़ की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ग्रेटर माले में भारत के एक्जिम बैंक के सहयोग से बनाई जा रही 4000 आवासीय इकाइयों की प्रगति की समीक्षा दोनों देश प्रमुखों ने की। तो ये बातें महत्वपूर्ण रही मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से संबंधित, ये बातें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगली बात नैन्सी पेलोसी से संबंधित है। ये नैन्सी पेलोसी कौन है? नैन्सी पेलोसी अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर हैं। अब अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। ठीक है, और इनके निचले सदन का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। तो कांग्रेस की ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की क्या है? स्पीकर हैं। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इन्होंने ताइवान की यात्रा की है 2 से 3 अगस्त 2022 को। ताइवान की यात्रा के कारण चीन द्वारा इनका विरोध किया गया, क्योंकि चीन ताइवान को अपना भाग मानता है, और इसीलिए नैन्सी पेलोसी चर्चा में रही हैं। ज्ञात हो कि नैन्सी की जो ताइवान की यात्रा है एशियाई देशों के दौरे का एक भाग है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ताइवान की यात्रा की। हाल ही में चर्चा में ये क्यों रही है? क्योंकि इनकी ताइवान यात्रा का विरोध चीन द्वारा किया गया। तो अगर पूछा जाएगा नैन्सी पेलोसी के बारे में, तो ध्यान रखना है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर हैं ये। ठीक है, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं और इनका निचला सदन क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात है ऐमान अल जवाहिरी के बारे में। हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ऐमान अल जवाहिरी आतंकी संगठन अलकायदा का प्रमुख है ये, और हाल ही में अमेरिका द्वारा एक ड्रोन हमले में जवाहिरी को मार गिराने की पुष्टि की गई है अगस्त 2022 में, और इसीलिए ऐमान अल जवाहिरी चर्चा में रहा है। ठीक है, कुछ और बातें जानते हैं। तो ऐमान अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। ओसामा की मृत्यु के बाद से यह अलकायदा का प्रमुख बना हुआ था। अमेरिका का मानना है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो 9/11 घटना हुई थी 11 सितंबर 2001 को, तो उस 9/11 घटना की जो आतंकी घटना है इसकी साजिश इन दोनों ने ही मिलकर की थी, ओसामा बिन लादेन और ऐमान अल जवाहिरी। ओसामा बिन लादेन को तो पहले ही मार दिया गया था मई 2011 में पाकिस्तान में जाकर, और ऐमान अल जवाहिरी को मार गिराने की पुष्टि अभी की गई है अगस्त 2022 में। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाएगा ऐमान अल जवाहिरी के बारे में, तो ये आतंकी संगठन अलकायदा है, इसका प्रमुख था, और हाल ही में अमेरिका द्वारा एक ड्रोन हमले में इसे मार गिराने की पुष्टि की गई है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के बारे में। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकारी कोष के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के मामलों में इन्हें 12 वर्ष की कारावास की सजा हो गई है। ठीक है, सरकारी कोष के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के मामलों में इन्हें 12 वर्ष के कारावास की सजा निचली अदालत द्वारा जुलाई 2020 में सुनाई गई थी,
और इसकी पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा भी 2021 में कर दी गई थी। अभी हाल ही में मलेशिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने निर्णय में यह सज़ा बरकरार रही है और नजीब रजाक को हिरासत में अब ले लिया गया है। तो पूछा जाएगा अगर नजीब रजाक के बारे में, तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, सरकारी कोष का दुरुपयोग, इनमें इसको 12 वर्ष की सज़ा हो गई है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। पाकिस्तान में 25 अगस्त 2022 को भीषण बाढ़ की परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ से 300 से अधिक बच्चों सहित 900 से अधिक लोगों की मृत्यु अगस्त 2022 की स्थिति तक हो चुकी थी और 3 करोड़ से अधिक लोग भी अपने घर से बेघर हो गए थे। ये कब तक की बात है? अगस्त 2022। अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने भीषण बाढ़ की परिस्थितियों में अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, तो पाकिस्तान होगा उसका उत्तर। तो इस कारण से इसको रखने की कोशिश की गई, पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात, भारत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के प्रमुख के रूप में पाब्लो रियास के नियुक्ति से संबंधित है। हाल ही में गुइलेर्मो पाब्लो रियास को UNMOGIP का प्रमुख बनाया गया। UNMOGIP का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह। अब इसका प्रमुख बनाया गया किसको? गुइलेर्मो पाब्लो रियास। ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति की गई है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा, ठीक है। कब? अगस्त 2022 में। अब अगर हम UNMOGIP के बारे में जानें, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह, तो इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। क्या उद्देश्य था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की स्थितियों की निगरानी करना, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना कब की गई, ठीक है। इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किसकी की गई। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात विलियम रूटो, जो कि केन्या के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उनसे संबंधित है। ये निर्वाचन कब हुआ है? अगस्त 2022 में। विलियम रूटो ये केन्या के नए राष्ट्रपति बने, ये ध्यान रखना है। अब इनकी पार्टी का नाम क्या है? केन्या क्वांजा पार्टी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि विलियम रूटो का संबंध किस देश से है, ठीक है। अब अगर हम केन्या के बारे में जाने तो केन्या क्या है? पूर्वी अफ्रीकी देश है और केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात चीन के जासूसी जहाज से संबंधित है जिसका नाम है युआन वांग 5। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि 16 अगस्त 2022 को श्रीलंका के बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह पर यह जासूसी जहाज पहुंचा, जिसका भारत ने सुरक्षा कारणों से विरोध किया। हालांकि चीन इसे रिसर्च वेसल, अनुसंधान पोत बता रहा है, ठीक है। भारत द्वारा इसका विरोध हुआ, इसी कारण से ये चर्चा में रहा है। पूछा जाएगा युआन वांग तो चीन का जासूसी जहाज है, कहाँ उतरा ये? हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में, जिसका आयोजन बीजिंग चीन में किया गया। ये वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस WRC। अब क्या उद्देश्य था इसका? तो इसके अंतर्गत विश्व की लगभग 130 रोबोट कंपनियों ने अपने एडवांस तकनीक वाले 500 से अधिक रोबोटों का प्रदर्शन किया। तो अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ, तो बीजिंग चीन में हुआ। अगली बात देखते हैं। अगली बात ABU रोबोकॉन 2022 के बारे में है। अब ये ABU रोबोकॉन क्या है? ये एक कॉलेज रोबोट कंपटीशन था जिसका आयोजन नई दिल्ली में 19 से 23 अगस्त 2022 को किया गया। अब पूछा जाएगा कि ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन स्थल क्या है, तो भारत, नई दिल्ली, अगस्त 2022। अब ABU का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। और ABU रोबोकॉन क्या है? एशिया पैसिफिक, हमने बताया कॉलेज रोबोट कंपटीशन, एशियन ओशेनियन भी कॉलेज रोबोट कंपटीशन भी से बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है
कि ये रोबोट कंपटीशन है। अब इसके अंतर्गत रोबोट कंपटीशन के अंतर्गत कोई टास्क दे दिया जाता है और दिए गए समय में उसे पूरे करने का कंपटीशन कराया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब ये जो रोबोकॉन है इसकी स्थापना एबीयू द्वारा की गई है, जैसा कि हमने बताया 2002 में। ठीक है, चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 के बारे में है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन कनाडा के हैलिफैक्स में किया गया 20 से 26 अगस्त 2022 को। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह भारत की ओर से इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भाग लिया। ठीक है, पूछा जाएगा कि 65वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कनाडा के हैलिफैक्स में। और इसी सम्मेलन के साथ ही 7वीं त्रिवार्षिक कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियन भी संपन्न हुई। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।